अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम माशरे की बात करें तो माशरा तश्कील पाता है एक मर्द और एक औरत से, और माशरे में तवाज़ुन तब पैदा होता है कि जब मर्द को बराबरी के हकूक़ मिलें और औरत को बराबरी के हकूक़ मिलें। लेकिन हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, बल्कि ओवरऑल दुनिया का अगर हम जायज़ा लें तो ये एक रिवायत चलती आ रही है कि हर जगह, हर मौके पर, हर सिमत में औरत को दबाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो घर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो दफ्तर है, और चाहे वो मतलब एक शादीशुदा औरत है या शादी के बगैर औरत है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे दबाने की कोशिश की जाती है। और हर जगह पे औरत को या तो अपने हकूक़ के लिए तगदो करना पड़ती है, या उसको लड़ाई करना पड़ती है, या फिर ये है कि वो अपनी आवाज़ को दबा के, अपने जो है जज्बात को दबा कर वक्त गुजारे। और फिर होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता वो औरत, वो बच्ची, वो खातून जो है वो बेशुमार नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती है। और अगर हम इसी तरह से माशरे में जो है बराबरी के हकूक़ की बात करें तो चाहे वो दफातर हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो घर है, हर जगह पे औरत को अपने हकूक़ हासिल करने के लिए जो है ना अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ती है। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ औरत के हकूक़ की, तो यहाँ पर हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में और बल्कि ओवरऑल दुनिया का जायज़ा लिया जाए तो ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा हम बात करें तो ख़वातीन पर जो है रेप केसेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है। और अलमिया ये है कि अब तो एक मैच्योर या बालिग खातून की बजाय कम सिन बच्चियों के साथ और बहुत छोटी बच्चियों के साथ भी रेप केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है। लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोगों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए और इसके सदेबाब के लिए इक़दाम करने चाहिए, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं। हम सबको मिलकर इसमें अपना जो है हिस्सा डालना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आज ख़वातीन के हकूक़ के लिए और रेप केसेस के हवाले से और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा हुसैन साहिबा। ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ काम करती हैं। बाकी ये क्या है ये हम उन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने बात की कि ख़वातीन पर जो है अपना हकूक़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ती है। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया कि आप एडवोकेट तो हैं ही और मुख्तलिफ ज़्यादा इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें उनके साथ काम करती हैं, तो थोड़ा सा अपना तारुफ खुद बताइए आप। हाँ जी, बेसिकली मैं पिछले कह लें रफली 20 ईयर्स से अपनी लॉ फील्ड से रिलेटेड हूँ। और मैं एज ए लॉयर पहले यूके में काम करती थी 12 ईयर्स। उसके बाद फिर मैं 2 ईयर्स बैक मैं यहाँ मूव हुई हूँ। और यहाँ जब मैं आई तो मुझे बहुत सी चीज़ें, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख के, स्पेशली कि हमारी सोसाइटी में वो जो राइट के लिए जो है वो इस कदर तगोदौड़ करनी पड़ती है, इस कदर एफ़र्ट्स करनी पड़ती है। और उसकी वजह ये नहीं है कि आपके पास लॉ नहीं है। हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी जगह लॉ है जिसकी इम्प्लीमेशन, प्रॉब्लम सिर्फ उसके इम्प्लीमेशन के लिए। मैं अपने तारुफ में आपको थोड़ा सा करवा दूँ। जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैंने एक कमी फ़ील की कि हमारी सोसाइटी में जो औरत के साथ, जो बच्चों के, ना सिर्फ औरत के साथ बल्कि मैं तो कहूँगी कि इंसान के साथ जिस किस्म की ट्रीटमेंट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन से राइट हैं और हम किन राइट्स को इस्तेमाल करके ख़ुद को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि हमारे साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ ना हो। और मैंने यहाँ TMG एक फ़ाउंडेशन है मिनॉरिटी की, उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। यूके में एक NGO है PABP, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। और मैं हर वक्त, बल्कि मैं आज आपके इनके प्रोग्राम के तवसत से भी एक बात कहूँगी कि वो लोग जिनके पास लीगल वो नहीं है, एडवाइज़र नहीं है, और वो बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से अपने किसी भी हक़ के लिए, ठीक है, नहीं आ सकते, मैं उनके लिए फ्री एड भी प्रोवाइड करती हूँ। और इस तरह अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ, अपनी बहनों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए और उन मज़लूम लोगों के लिए जिनको यहाँ इंसाफ लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा
जिसे कहते हैं ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। जी सुमेरा, जिस तरह से अभी हम मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में कवानीन तो हैं, लेकिन उसके बाद एक खुदा न खास्ता किसी बच्ची या बच्ची के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है, सबसे पहले तो उसको घर में दबाया जाता है, और अगर वो हिम्मत करके या उसके घर वाले हिम्मत करके उस वाक़े पे नोटिस लेते हैं या आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। चूँकि आपकी फील्ड यही है, आप रेप केसेस को देखती हैं, तो आप अपना थोड़ा सा तजर्बा एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास लॉ नहीं है, हमारे पास अभी रिसेंटली 2020 में ज़ैनब का जो केस था, उस केस में भी ऑर्डिनेंस पास हुआ, और उसमें तो यकीन करें इस कदर हमारे पास फोरम है, इस कदर स्ट्रॉन्ग फोरम है कि अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और उसके लिए निकले। मसला ये है कि जैसे भी आपने बात की कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में सबसे पहले तो देखें, इसमें ये बात मैं ये समझती हूँ कि एक पढ़ी लिखी खातून, एक आम खातून देहात में, उसकी तो आप बात ही ना करें स्टेज पे, ठीक है। जो पढ़ी लिखी बंदी है, जिसको अपने राइट का पता है, वो भी इस कदर दबा दी जाती है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ तो वो कि हम जाएंगे, तुम बाहर जाओगी और जाके अगर तुम केस करती हो तो ये हमारी इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है। हाँ। मुझे समझ नहीं आती हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त है क्या, हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त का क्राइटेरिया क्या है। एक जीता जागता इंसान जिसके साथ इस कदर जुल्म हुआ है, उसको इसलिए दबा दिया जाए कि लोग क्या कहेंगे। और ये वजह नहीं है कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 2016 का एक्ट है, 2006 का एक्ट है, 2020 का एक्ट है, जिसमें अब तो प्रोसीजरल जो है ना, प्रोसीजर वो भी बहुत शार्ट कर दिया गया है। 4 मंथ्स 5 मंथ्स में आपको ये है हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने इस केस को ख़त्म करना। पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी अभी मुश्किल है। अभी मुश्किल इस वजह से है कि जब कोर्ट में आप जाते हैं तो डेट पे डेट पड़ती है। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, मैंने तो पर्सनली यहाँ एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि आप चले जाते हैं, आप कोर्ट में जाए, जज भी तैयार होता है करने को, लेकिन जो अपोजिट काउंसिल होती है या कोई ना कोई बहाना करके डेट पड़ जाती है। मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ी सी और लॉ है, जजेस काम कर रहे हैं, लॉयर्स काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह कि थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शंस कर दी जाए, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया जाए इस चीज़ को, क्या फ़ाइन कर दिया जाए या कोई इस किस्म की कि आप काउंसिल चेंज कर। लॉ में भी है, हमारी 2020 का ऑर्डिनेंस है, उसमें बहुत क्लियरली कहा है कि अगर 4 मंथ्स के अंदर अपोजिट काउंसिल पेश नहीं होती तो जज जो है वो काउंसिल को चेंज कर सकता है। और ये बहुत बड़ी एक है मसला। सिर्फ आपको मैं बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, 15 and 20% रेप हर रोज़ रिपोर्टेड होते हैं, और उसमें सिर्फ 7% कोर्ट तक आते हैं। और उसमें जो एक्विटल है वो एक्विटल जो है वो आप यकीन के एक्विटल जो है वो 1.5 है, ठीक है। उसमें सॉरी पनिशमेंट जो है उसमें 90-70% तो एक्विटल फर्स्ट स्टेप होती है। यहाँ तो फैमिलीज आपस में कर लेती हैं कि जी हम विड्रॉ कर जाते हैं, जी सोसाइटी का प्रेशर है, बहन भाइयों का प्रेशर है, और उसके बाद जो थोड़ा सा हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम की वजह से बच्ची हर रोज़ आती है, उसको 2-2 साल कोर्ट में आना पड़ता है, अपीयर होना पड़ता है। वो साइकोलॉजिकली इतनी वीक हो चुकी होती है कि वो भी हार जाती है, वो भी अपने पेरेंट्स से कहती है कि बस अगर पेरेंट्स साथ दे दें। तो ये बहुत से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी सोसाइटी में काम करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को आप समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल के साथ हर जगह हो रहा है। ये देखिए, ये भी तो एक हरासमेंट की और तशद्दुद की और वायलेंस की एक रेप भी तो किस्म है। बिल्कुल। मेरे पास डिफरेंट NGO से जो हैं वो जो बच्चियों की एज है, टू बी ऑनेस्ट, वो 6, 7, 8 ईयर्स 12 ईयर्स है। और वो जब जाती हैं, पहले दिन आती हैं, हम यहाँ मैंने एक तो अपने पैनल पे साइकियाट्रिस्ट भी रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आप खुद सोचें कि हाउ लॉन्ग, एज सुन एज आप जितनी जल्दी केस वाइंड अप होगा उतनी ही जल्दी इन चीज़ों से बच्चों को हम मेंटली एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि फेल इसलिए हो रहे हैं हम कि हमारी थोड़ा सा प्रोसीजरल
में रिस्ट्रिक्शंस वो स्ट्रांगली उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा सुमेरा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा ना खास्ता किसी बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या पेश आता है तो वो उसको घर में दबा दिया जाता है कि अगर वो स्टूडेंट है तो उसको कहा जाता है कि बेटा अब आपने आगे से स्कूल या कॉलेज ही नहीं जाना, और अगर ऑफिस में काम करती है तो दफ्तर छुड़वा दिया जाता है। तो एक तो आप हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि एक खातून या बच्ची को ये पता ही नहीं है कि उसके साथ हरासमेंट कौन कौन सी किस्म के साथ। बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हरासमेंट ना सिर्फ स्कूल वर्क प्लेस और इवन घर में भी, ठीक है। हरासमेंट की बहुत सी काइंड्स हैं, उनमें जो मेजर अंडरस्टैंड करने वाली है, देखिए औरल है, रिटर्न है, फिजिकल है, इवन देखिए एक मियाँ बीवी अपने हस्बैंड अपनी बीवी को थ्रेट करता है कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी, अगर ये बात इस तरह ना हुई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये भी हरासमेंट की काइंड है, ठीक है। अगर आप ये ऐसी चीज़ें हैं हरासमेंट, तो आप देखें कि यहाँ जो काइंड्स हैं उसमें ये अगर जो अभी देखिए जो आज का ईरा है उसमें मैसेजेस, ठीक है, इस किस्म के मैसेजेस करना वो भी हरासमेंट है। उसके बाद अगर आप किसी को वर्क प्लेस पे जेस्चर देते हो, आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज शो करते हो जिसमें आप उसे सेड्यूस कर रहे हो या उसके लिए अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हो, वो भी हरासमेंट है। अगर कोई आप स्कूल में है और टीचर के साथ टीचर आपके साथ कोई ऐसा ऑब्वियसली रिलेशन करता है और आप उसको आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते और वो मार्क्स कम कर देता है। मैंने बहुत से केसेस, मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए जिनमें उन्होंने बताया कि हमारे ग्रेड्स जो हैं वो मेडिकल की स्टूडेंट्स थी, ग्रेड्स में प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आई है कि हम सर को उस तरह खुश नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब, कि सर बहुत ज़्यादा हमारे से लूज टॉक करते थे, मैसेजेस करते थे, रिप्लाई नहीं, और इसके बावजूद कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, उसके ग्रेड इतने थे कि उस बेचारी को रिपीट करना पड़ा। तो ये भी एक हरासमेंट की किस्म है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए एक बात अपनी सोसाइटी को, माँ बाप को, बहन भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि इस सोसाइटी में एक औरत मैं वो उन औरतों को सलूट करती हूँ जो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, क्योंकि वैसे ही घर छोड़ उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, बच्चों की, और फिर जब वो काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उसके लिए उस पर ट्रस्ट करें। अगर वो कुछ आके बताती है तो उसको ये मत कहें कि घर बैठ जाओ, उसको कहें हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि वो जगह ना सिर्फ उस बच्ची के लिए बल्कि आने वाले बच्चियों के लिए भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल बन जाए, ताकि उस जो सराउंडिंग में, जिसमें चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ऑफिसेज हैं, चाहे वो कोई और वर्क जगह है, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ते में भी हरासमेंट का जो है, डोमेस्टिक वायलेंस का, तो आप उन पर ट्रस्ट करें, उनके साथ खड़े हों और इसमें एम्बैरस फील ना करें। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज तक मैं समझती हूँ यही है कि हम इन चीज़ों में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें इन चीज़ों में शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि हमारे इस तरह पेट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से हमारी बेटी, हवा की बेटी, हमारी बच्चियाँ बहुत सफ़र कर रही हैं, तो उनका साथ दें। आखिर पे आप हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ख़वातीन की आगाही के लिए, ख़ास तौर पे ख़ातून को, बच्चियों की आगाही के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चों की आगाही के लिए घर का माहौल बहुत है, एजुकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी में देखें, आज से इतने साल पहले हमारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बात कह गए, तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा माशरा देता हूँ, ठीक है। घर की मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ बेटियों बल्कि बेटों की भी ट्रेनिंग इतनी ज़रूरी है हमारे घर में। जब, और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने लड़े नहीं, अपने बच्चों के सामने इस किस्म के अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, क्योंकि इन चीज़ों का एक बच्चे की शख्सियत पे इतना बुरा असर पड़ता है और वो ख़ुद ब खुद ही इवेंचुअली, अब पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो एक इस कदर का करैक्टर सामने आ जाता है कि वो बड़ा हो के वही जो अपने बाप को देखता है, जो अपनी माँ के साथ सलूक देखता है, या तो वो रिवेंज में आएगा, अपनी बीवी के साथ ये करेगा, या फिर वो वाला करना हक समझेगा जो उसका बाप कर रहा है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग एजुकेशन पे दें, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं अपने हकूक़ के लिए। अभी डोमेस्टिक वायलेंस के ये लॉ एंड मिनिस्ट्री ने एक हेल्पलाइन दी है 1099। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझती हूँ कि हमें डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट एरियाज़ में मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि आपके पास राइट है,
आपने अपने राइट के लिए लड़ने के लिए शर्मिंदा नहीं होना, और पेरेंट्स और फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उनकी बेसिक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला और बहुत कम टाइम में बहुत ही अहम मालूमात दी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए, और ख़ास तौर पर वो बच्चियों और वो हवा की बेटियों के लिए जो इस वक्त किसी न किसी जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं। और ये सुमेरा जो हैं उनके लिए हक़ की आवाज़ उठाती हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह की ख़वातीन को ज़रूर सल्यूट करना चाहिए, और हम अपने प्लेटफॉर्म इनके लिए हाज़िर करते हैं। मैं जिस तरह से सुमेरा ने कहा कि ये जो बच्चियाँ या जो फैमिली जो है कानूनी जो रास्ता है उस पर नहीं चल सकती, उनको अवेयरनेस नहीं होती या वो किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाती, तो ये उनको भी सपोर्ट करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो ये कर रही हैं। अल्लाह पाक इनको इसमें ज़रूर काम, हमारी वजह से कहा गया है कि कायनात में रंग है, और अल्लाह पाक ने हमारे पाँव में जन्नत रखी है। औरत जब तक अपना मुकाम खुद नहीं जानेगी, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, कोई आपकी तौकीर नहीं करेगा। अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठाएँ। औरत उस वक्त तक कमज़ोर है जब तक वो अपने आप को कमज़ोर समझती है। जब वो अपने आप को ताकतवर समझ लेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।